गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव, सीटीवीएस सर्जन, अमृतधारा माई हॉस्पिटल करनाल से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो लोग काफ़ी नेगलेक्ट कर देते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। जस्ट बिकॉज कि ये बीमारियां लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती हैं, तो लोग इसको काफ़ी नेगलेक्ट करके काफ़ी खराब। तो हमारा ये इंटेंशन है कि अगर हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं इन डिजीज़ेस के बारे में, तो ये बीमारियां हमारे पास पहले आएंगी और अच्छे कंडीशन में आएंगी और फिर इनका इलाज भी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ऐसी क्या बीमारियां हैं? तो ऐसी 3 बीमारियां हैं वेस्कुलर, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, वेरिकोज वेन्स एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो खून की नसों से रिलेटेड बीमारियां हैं, और खून की नसों से रिलेटेड बीमारियां होने के कारण ये कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं होती है, बट स्टिल इनकी वजह से और प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं, और प्रॉब्लम्स जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। इसीलिए हमें इन प्रॉब्लम्स को भी नेगलेक्ट नहीं करना है एंड जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इनका ट्रीटमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। तो दोस्तों, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होता है ऐसे बीमारियां जिसमें खून की नसों में ब्लॉकेज आ जाए। तो खून की नसों में ब्लॉकेज आने का कारण क्या होता है? ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जैसे जिन बीमारियों का कारण हार्ट अटैक होता है, वैसी ही बीमारियों की वजह से पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ यानी कि जो अपने ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि खून की नसें हैं, उनमें ब्लॉकेज आते हैं। और ये ब्लॉकेज आने के बाद जो खून की नसों से जो पार्ट्स सप्लाई हो रहे हैं, वो सप्लाई बंद हो जाता है, और उसकी वजह से ऐसा भी हो जाता है कि वो पार्ट काला पड़ने लगता है और वो इवेंचुअली वो पार्ट हमें काटना पड़ जाता है। तो हम ऐसा स्टेज आने ही क्यों दें? हम इनिशियली ही इसको ट्रीट करेंगे एंड उसके बाद उसका ऐसे टाइम पे ट्रीटमेंट कर देंगे ताकि ऐसा स्टेज आए ही नहीं कि कभी हमारा पैर या हाथ या उंगलियां कोई पार्ट कटना शुरू हो। तो ब्लॉकेज के बाद हमने देखा होगा कि पेशेंट को कई बार चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ये है कि आप कुछ समय चलते हैं एंड आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, फिर आप रेस्ट लेते हो, फिर वो दर्द खत्म हो जाता है। तो ये होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। ये एक सिम्टम है जो आपको ये दिखाएगा कि आपको एक पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है और आपको इसकी जांच की ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि रेस्टिंग पेन, या फिर पाँव का काला पड़ना, या पाँव में नमनेस होना। ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये हमें पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ की ओर इशारा कर सकते हैं। तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, तो अब आप इसका क्या करेंगे? आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर आपके क्या टेस्ट कराएंगे? डॉक्टर आपके डॉपलर टेस्ट कराएंगे, सीटी स्कैन टेस्ट कराएंगे। इन सब टेस्ट के बाद हमें ये पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है एंड उसका सोल्यूशन क्या है। अगर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ यानी कि जो ब्लॉकेज है वो एक्यूट है, यानी कि तुरंत ब्लॉकेज हुआ है, तो हम उसका थ्रोम्बोएम्बोलेक्टमी कर सकते हैं। तो उस थ्रोम्बोएम्बोलेक्टमी में हम ये करते हैं कि सर्जरी करके उस क्लॉट को हम बाहर निकाल देते हैं, ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो उसी आर्टरीज से आगे सप्लाई होता रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रॉनिक हो जाता है, मतलब ये बीमारी हमें कई समय रह जाती है और हमें पता नहीं चल रहा होता है, या जो भी रीज़न से मे बी 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर के बाद लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं? वैसे केस में हम उस क्लॉट को निकाल नहीं सकते हैं, तो हम वैसे केस में करते हैं बाईपास। यानी कि हम आपकी ही बॉडी से एक नस लेकर
जो ब्लॉकेज है उसके आर पार बाईपास करते हैं। जिस तरह का हम हार्ट का बाईपास करते हैं उसी तरह की सर्जरी होती है ये। एंड जो ब्लॉकेज है उसके आर पार हम बाईपास करते हैं ताकि ब्लड सप्लाई मेंटेन हो सके। एंड थर्ड थिंग इज कि हम एक ग्राफ्ट लगा दें, वो भी एक तरह का बाईपास है जिसमें कि खून की नस की जगह हम एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट लगाते हैं। बट वो ग्राफ्ट से हमें ये केयरफुल रहना है कि आगे कभी उस ग्राफ्ट में इन्फेक्शन ना हो, नहीं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हो गया पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, इसके बारे में हमने जान लिया और इसका ट्रीटमेंट भी हमने जान लिया। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी जैसे ही हमें पता चले हम अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, डिस्कस करें एंड उसकी जो ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगी वो हम अप्लाई करें। एंड नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे है वो है वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स क्या होता है कि कुछ लोग जिनको काफ़ी खड़े होने का काम होता है या कोई लोग जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, उन लोगों के जो सुपरफिशियल वेन्स होते हैं हाथ या फिर मेजरली पाँव के जो ग्रेटर या लेसर सेफनस वेन्स होते हैं, वो उनकी डायलेटेशन हो जाती है, यानी कि वो अपने साइज से एबनॉर्मली डायलेट हो जाते हैं और जो उनके अंदर वैल्व्स होती हैं जो यूनिडायरेक्शनल एक तरफ बॉडी के हार्ट की ओर ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं, वो वैल्व्स जो होते हैं वो वीक हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ब्लड वापस जाने चाहिए आपके पैरों से, वो ब्लड वहीं पे एक्यूमुलेट करने लगता है। और ये हमें कैसे पता चलता है? हमें कई बार जो सिम्टम्स हैं वो पेन के रूप में आते हैं या फिर पेशेंट हमें ये आके बताते हैं कि हमारे पैरों में कुछ नीले नीले निशान पड़ गए हैं या फिर कुछ वेन्स के गुच्छे जैसे बन गए हैं जो कि उनको दिख रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें ये दिखाता है कि ये वेरिकोज वेन्स हैं। और ये वेरिकोज वेन्स का भी ट्रीटमेंट इनिशियली अगर वो बहुत ही अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करें तो दवाइयों या इलास्टिक स्टॉकिंग्स पहन के हम इनका ग्रोथ को रोक सकते हैं। बट कोई एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब कि हमारे पैरों में गुच्छे जैसे बनने लग जाते हैं, उस टाइम पे हमें सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा और नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जो गुच्छे हैं वहाँ पे जो ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है वो हमारे स्किन को ख़राब कर देगा और वहाँ पे हमारा वीनस अल्सर बन जाता है। तो ये वीनस अल्सर जो है ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ये वीनस अल्सर की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो जो घाव है वो कभी भर नहीं रहा है और उसके लिए कई सारे उसमें इन्फेक्शंस आ गए हों। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ये वीनस अल्सर वाले स्टेज से पहले हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है वेरिकोज वेन्स के बारे में। एंड जो एप्रोप्रिएट सर्जरी है वो उनके लिए करा लेनी चाहिए, या फिर अगर कोई पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट या फिर इलास्टिक स्टॉकिंग्स पे जिनका काम चल सकता है वो उनके लिए वो ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। तो जो वेरिकोज वेन्स हैं इनका इलाज क्या है? कई लोगों को ये धारणा होती है कि हमें लेज़र की सर्जरी करानी चाहिए, बट एज अ CTVS सर्जन मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि लेज़र की सर्जरी इज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। सक्सेसफुल सर्जरी इन द सेंस कि आपको कॉस्मेटिक रीजन से आपको डेफिनेटली इट लुक्स बेटर, बट जो रिलैप्स का रेट है दैट इज़ मच हायर विथ लेज़र सर्जरी। तो हमें लेज़र सर्जरी की ओर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। हमें जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है, स्ट्रिपिंग या फिर लाइगेशन या फिर माइक्रोस्टैप, फ्लेबेक्टमी, ये सारी जो सर्जरीज हैं बहुत छोटे छोटे इंसिजन से होती हैं आजकल। आपको कॉस्मेटिक्स की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। एंड इसकी वजह से हम लेज़र सर्जरी से भी ज़्यादा कम स्कार देकर आपको घर भेज सकते हैं। एंड लोगों को ये भी लगता है कि क्या हम कई समय तक एडमिटेड रहेंगे? नहीं,
ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिनों तक एडमिटेड रहना पड़ेगा। आपको हम जिस दिन सर्जरी करेंगे उसके अगले या उसके दूसरे दिन हम मॉर्निंग में छुट्टी कर देते हैं। तो मिनिमम हॉस्पिटल स्टे, मिनिमम स्कार्स, ये सारे कुछ फैसिलिटीज़ अभी अमृतधारा हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और ये चीज़ों के लिए आप हमारे पास कभी भी आकर 24/7 कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई वेरिकोज वेन्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। इनफैक्ट वो बहुत कॉमन है, लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, एंड आइडेंटिफाई वो तभी होता है जब उसके कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आ रहे हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज अ मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसी। तो वैसे इमरजेंसीज को हमें तुरंत से डील करना है। कभी भी हमारे कोई भी लॉन्ग ट्रैवल की हिस्ट्री रही हो, या कभी और क्लॉटिंग की हिस्ट्री रही हो, या फिर किसी सर्जरी, पेल्विक सर्जरी या फिर एब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री रही हो, या फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम रहा हो जिसकी वजह से आपके हार्ट का फंक्शन कम है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का के बहुत संभावना है। तो हमें जो सटल सिम्टम्स होते हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ये हमें सबसे पहले लेग स्वेलिंग एंड सीवियर पेन एंड शाइनिंग लेग के साथ प्रेजेंट करता है। पेशेंट्स कई बार बोलते हैं कि अचानक से ऐसी स्वेलिंग आ गई एंड हमारी जो स्किन है वो शाइनी हो गई है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत हद तक हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस की ओर इशारा कर रहा होता है। एंड इस चीज़ के लिए हमें तुरंत से तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास आकर दिखाना चाहिए। एंड अमृतधारा हॉस्पिटल में मैं एज अ सिटी वेस्ट सर्जन हूँ, एंड इस चीज़ पे हम लोग डील करते हैं। इस चीज़ की हम मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों ही करते हैं। एंड इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके होने से पहले हमें इसको एड्रेस कर लेना होता है। तो बेसिकली डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिकोज वेन्स में हमारे जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो डीप वेन्स जो हैं वो हमारा काम कर रहे होते हैं। बट डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ये होता है कि जो पैर के डीप वेन्स हैं, सुपरफिशियल वेन्स ठीक होते हैं बट जो डीप वेन्स हैं उसमें क्लॉटिंग आ जाती है। तो जो हमारी लिम्ब की या पैरों की जो ब्लड सप्लाई है वो आर्टरीज से चली तो जाती है पैरों तक, लेकिन वो हार्ट तक वापस नहीं आ पाती। तो इसकी वजह से जो ड्रेनेज है पैर का वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और उसकी वजह से पैर में सीवियर स्वेलिंग आ जाती है। तो इस सीवियर स्वेलिंग से पहले हमें डॉक्टर को दिखाना है। एंड डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करेंगे, आपके ब्लड थिनर्स देंगे, आपको लिम्ब एलिवेशन के बारे में बताएंगे एंड अदर थिंग्स जिसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम प्रिवेंट एज वेल एज जो जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है उनको ट्रीट कैसे करें ये हम बताएंगे। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हमें ऑपरेट करना पड़ता है, थ्रोम्बोएम्बोलेक्टमी उनमें भी करनी पड़ती है। तो फिर हमें वो वाले स्टेज से आने से पहले ही डीप वेन थ्रोम्बोसिस को एड्रेस करना है। तो अब प्रॉब्लम ये है, मैंने क्यों ये बोला कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसी है, वो इसलिए कि जो थ्रोम्बस हमारे पैर में जमा हुआ है अगर वो उसका हम मूवमेंट करते हैं तो वो थ्रोम्बस ऐसा हो सकता है कि वो आपके हार्ट में चला जाए या आपके लंग्स के जो आर्टरीज हैं उसमें चले जाएं, एंड दैट कैन कॉज सीवियर सिम्टम्स एंड सीवियर प्रॉब्लम, सीवियर ब्रेथलेसनेस, मतलब जो जिसे हम कहते हैं कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो वो चीज़ जो है उस चीज़ को आने से पहले हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ही ट्रीट कर देना है ताकि वो स्टेज हमारा आ नहीं सके, क्योंकि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़
और वो एक इट इज़ अनदर सर्जिकल इमरजेंसी, एंड उसके लिए फिर आपको बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंड हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंड उसमें लाइफ का काफ़ी रिस्क रहता है। तो वो स्टेज से आने से पहले हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस को पहले ही ट्रीट कर देना है, ब्लड थिनर से या लिम्ब एलिवेशन से, या फिर थ्रोम्बोएम्बोलेक्टमी इफ़ रिक्वायर्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है एंड उनको थ्रेट होता है कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाए। तो वैसे केसेस में हम आईवीसी फिल्टर डालते हैं, ताकि मतलब आईवीसी में एक फिल्टर डाल देंगे जिससे कि जो थ्रोम्बस पैरों में है वो हमारे हार्ट तक ना पहुंच पाए, और जो मेजर सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है वो प्रिवेंट हो सके। तो ये जो 3 नेग्लेक्टेड डिजीज़ेज़ हैं जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया है, वो तीनों डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि हमें इनिशियली बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं करती हैं, तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट जो इनके कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ जो ब्लॉकेज है वो आपके पैरों को कटने के स्टेज तक पहुंचा सकती है। वेरिकोज वेन्स जो वीनस अल्सर कर सकती है, नॉन हीलिंग वीनस अल्सर्स कॉज कर सकती हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो आपको लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक इवेंट्स के ओर भी ले जा सकती है। तो ये 3 प्रिवेंटेबल बट नेग्लेक्टेड डिजीजेस हैं जिनको कि हमें एक्चुअली नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एंड अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए, एंड उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एंड उससे हमारी जो डिजीजेस हैं जो बड़े हो जाएं उससे पहले उनको एड्रेस कर दें, ताकि हम सेफ एंड साउंड रह सकें, एंड उन डिजीजेस से बचने का सुझाव भी आप हमसे आकर ले सकते हैं कि आगे क्या करना है और किन चीज़ों से हमें बचना है। ये सारी चीज़ें आप हमसे आकर डिस्कस कर सकते हैं। हम 24/7 अमृतधारा माई हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। कोई भी तरह की कार्डियक, थोरैसिक यानी कि लंग की प्रॉब्लम्स, या फिर वैस्कुलर जो डिजीजेस मैंने आपके साथ आज डिस्कस की हैं, इनके बारे में आपको कोई भी तरह की सुझाव लेनी हो तो मैं हमेशा 24/7 अमृतधारा माई हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ और आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। थैंक यू।